अब तक हमने सुना कि कैसे आर्यन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके गेम में सिमरन के साथ वो सब करता है जो वो करना चाहता था और टास्क पूरा करता है, लेकिन अपनी नैतिकता भी कम नहीं होने देता। उसके बाद जब वो बाहर टहलता है तो कुछ लोग उसका अपहरण कर लेते हैं और उसके सीने से उसका कार्ड निकालने की तैयारी करते हैं, लेकिन तब तक समर और कालंदी आकर आर्यन को बचा लेते हैं और अपने साथ ले चलते हैं। अब आगे। एक लग्जरियस कार में लाने के बाद आर्यन की आंखों पर बंधी पट्टी खोली जाती है। जैसे ही आर्यन समर को अपने बराबर में बैठे देखता है, वो हैरान हो जाता है। समर के हाथ में वाइन का ग्लास है। वो आर्यन से भी वाइन लेने के लिए पूछता है, मगर आर्यन मना कर देता है। आप तो डिटेक्टिव है ना? आर्यन ने कुछ याद करते हुए कहा। तुमने मुझे सही पहचाना, पर हम डिटेक्टिव नहीं बल्कि सुरक्षा समिति के लोग हैं। हम डेथ एक्सप्लोरर गेम के लिए काम करते हैं। फिर आपको तो सभी लेवल के बारे में पता होगा, मुझे कुछ बता सकते हो आप? आर्यन ने उम्मीद जताते हुए पूछा। हमें सभी लेवल के बारे में नहीं पता होता, समर ने अपनी गंभीर आवाज में कहा। वो लोग कौन थे जो मुझे मारना चाहते थे? वो डेथ एक्सप्लोरर के शैतान थे, समर ने कहा। मतलब? आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। मतलब जिस तरह सतयुग में दुनिया के एक हिस्से में भगवान और अच्छे इंसान एक हिस्से में और दूसरे में शैतान रहते थे, उसी तरह डेथ एक्सप्लोरर गेम की दुनिया में एक हिस्से में हम लोग और दूसरे हिस्से में शैतान रहते हैं, समर ने समझाते हुए कहा। तो वो मुझे मारना क्यों चाहते थे? वो तुम्हारा कार्ड निकालना चाहते थे ताकि तुम दोबारा गेम में वापस ना जा पाओ, क्योंकि तुम स्ट्रांग प्लेयर हो और आगे जाकर उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हो, समर ने कहा। अभी आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आर्यन ने कार से बाहर सड़कों की ओर देखते हुए कहा। हमारे ऑफिस। क्यों? आर्यन ने तुरंत समर की ओर देखते हुए कहा। बहुत ज़रूरी बात है, ऑफिस पहुंचकर बताता हूं, समर ने अपने हाथ की वाइन को देखते हुए कहा। फिर गाड़ी जब साकेत के एक मॉल के सामने जाकर रुकी तो आर्यन हैरान हो गया और सोचने लगा, इनका ऑफिस मॉल के अंदर है? इसके बाद फिर अगले ही पल वो लोग कार से उतरकर उसके पीछे बने 2 पेड़ों के पास जाकर खड़े हो गए। समर ने तभी अपनी जेब से एक मोबाइल निकाला और उस पर कुछ नंबर लिखे। तभी अचानक उन 2 पेड़ों के बीच में एक ट्रांसपेरेंट दरवाजा बन गया और आर्यन समर के साथ उस दरवाजे में घुस गया। दूर तक एक लंबा कॉरिडोर था। आसपास कमरे बने थे, पर वो दोनों सीधे चले जा रहे थे। आर्यन आसपास नजर घुमाकर जगह का मुआयना कर रहा है। तभी आर्यन और समर अंत में बने दरवाजे में घुसते हैं। अंदर घुसते ही आर्यन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। करीब 200-300 लोग लाइन से अपने लैपटॉप के आगे बैठे काम कर रहे थे और हर लैपटॉप की स्क्रीन पर कोई ना कोई व्यक्ति था जो शायद गेम के लेवल पर नजर रख रहा था। ये लोग बस उन्हें यहां से देख सकते थे। आर्यन समर के ऑफिस में उसकी टेबल के सामने चुपचाप बैठा था। मैंने तुम्हारे घर पर कहा था कि गायब होने का अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है, पर तुमने सुना नहीं और हमसे झूठ भी बोला कि अभिषेक ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। ये तो अच्छा है कि हमने तुम्हारे ऊपर नजर रखी हुई थी, वरना आज तुम जिंदा नहीं बच पाते, समर ने हल्के गुस्से में आर्यन से कहा। मुझे इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आप ये बताओ कि अभिषेक के बारे में कुछ पता चला क्या? अभी तक तो नहीं, समर ने शांत भाव से कहा। आपके पास तो इतने सारे लोग काम करते हैं, इनमें से किसी को बोल दो कि वो अपने लैपटॉप में चेक कर लेंगे कि अभिषेक कैसा है, आर्यन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। हम तुमसे पहले ही अभिषेक को ढूंढ रहे हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर लैपटॉप पर अभिषेक की निगरानी कर रहा था वो भी पिछले 6 दिनों से गायब है। हमारी छानबीन चल रही है, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो क्या कुछ नहीं हो सकता? आर्यन को अपनी उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही थी। ये सब बातें बाद में, तुम्हारे अगले टास्क से पहले तुम्हें ये ज्वाइन भी कराना है। मेरे पीछे पीछे आओ। समर अपनी कुर्सी से उठकर बाहर जाने लगा। आर्यन भी उसके पीछे पीछे ही था। फिर समर आर्यन को एक कमरे में ले गया। शुरू में तो वो कमरा पूरा खाली लग रहा था, बस बीच में एक बड़ी सी कुर्सी रखी हुई थी। मगर जैसे ही कमरे में लाइट जली तो उसने देखा कि चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और ढेर सारे बटन थे। आर्यन उस कमरे को बस एक टक देखता ही रह गया। आर्यन को फिर बीच में रखी कुर्सी पर बैठाया गया।
एक टोपी जिस पर तार लगा हुआ था वो आर्यन को पहनाया गया। कुछ तार उसके हाथों पर चिपकाए गए। फिर थोड़ी देर की प्रोसेसिंग के बाद आर्यन के फिंगरप्रिंट्स लिए गए, उसके आई प्रिंट्स लिए गए और फिर उसे दूसरे कमरे में लेकर गए। यहाँ पर तुम्हें डिपार्टमेंट में पोजीशन दी जाएगी, उस लाल घेरे में जाकर खड़े हो जाओ, समर ने उंगली से इशारा करते हुए बताया। आर्यन उस घेरे में जाकर खड़ा हो गया। उसके ऊपर से हरे और लाल रंग की लाइट पड़ने लगी। फिर सामने लगी स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ आया। मुबारक हो, आपको इस डिपार्टमेंट में रूहों के रखवाले के रूप में चुना गया है। समर ये देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल शांत होकर उसे बताने लगा, तुम्हारे इस काम के बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। तुम्हारा आईडी कार्ड जाते हुए मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, अब से 18 घंटों बाद तुम्हारा अगला लेवल है। वो लेवल बहुत ही ख़तरनाक है। अब तक जो भी उसमें गया है कोई भी वापस नहीं आया, इसीलिए उसकी ख़तरों से हर कोई अनजान है। बस तुम्हें एक सलाह दूंगा कि उस गेम में कुछ शैतानी औरतें शादी के जोड़े में तुमसे शादी करना चाहेंगी, उनसे संभल कर रहना। ज़्यादातर लोग वहीं पर मरे हैं। ये कहकर समर आर्यन को बाहर दरवाजे पर छोड़ आया और कहने लगा, घर पर तुम्हें एक पार्सल मिलेगा, उसमें तुम्हारा आईडी कार्ड है और एक फ़ोन भी, जिससे तुम गेम की दुनिया की खबरें जान सकते हो। एक आखिरी बात, सिक्योरिटी के चलते हम खुफिया दरवाज़ा बदलते रहते हैं। जब भी बदलेगा तुम्हें उसकी जानकारी फ़ोन पर ही मिल जाएगी। आर्यन बहुत सारे सवाल लिए अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन इस वक्त वो अपना पूरा ध्यान अगले टास्क के लिए लगाना चाहता था। फिर घर पहुंचकर उसने पार्सल लिया और अपनी चीज़ें छिपा दी और सोने चला गया। फिर अगले दिन जब आर्यन की आंखें खुलीं तो टास्क शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे। उसने खुद को गेम के लिए तैयार किया, अपनी माइग्रेन की गोली खाई ताकि गेम में कोई परेशानी ना हो। हेलो समीर, आपका स्वागत है डेथ एक्सप्लोरर के दूसरे पड़ाव में। इसमें आपको सुरंग में मिलने वाले सभी पड़ाव पूरे करके नागमणि को शैतानों से आज़ाद करना है। अपनी इन्वेंट्री में से जितनी बार चीज़ों का इस्तेमाल करोगे उतनी बार आपके नैतिकता के 1 पॉइंट कम हो जाएंगे। क्या आप खेलने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ, आर्यन ने जोरों से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। फिर अगले ही पल उसके चारों ओर काला अंधेरा छा गया और देखते ही देखते उसका शरीर भी वापस समीर के रूप में बदलने लगा। इस बार की सुरंग पहले से बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया, तभी उसके पांव मानो जम से गए। वहां पर एक नहीं बल्कि 3 सुरंगें थीं। तभी पेड़ से एक पत्ता आर्यन के ऊपर आकर गिरा। उसने देखा तो उस पर कुछ लिखा हुआ था, एक सही फैसला जिंदगी दे सकता है और एक गलत फैसला आपकी जान भी ले सकता है। आर्यन तुरंत ही समझ गया कि उसको उन 3 में से किसी एक सुरंग को चुनना होगा, वो सुरंग जो असली हो। आर्यन ने फिर तीनों ही सुरंग के पास जाकर देखा। उसे तीनों ही असली लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर असली सुरंग कौन सी है। उसने सभी तरीके आजमा लिए थे, मगर कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। उसने तभी एक पत्थर से अपनी घड़ी को तोड़ा और उसकी स्टील और धूप की मदद से रिफ्लेक्शन बनाया। वो जानता था कि सुरंग नकली होगी या आंखों का भ्रम होगी तो धूप का रिफ्लेक्शन उसके सामने गुम हो जाएगा और जो सुरंग असली होगी उसमें धूप अंत तक जाएगी। आर्यन ने फिर तीनों ही सुरंगों में ऐसा करके देखा। जो आखिरी सुरंग थी उसमें धूप अंत तक गई। ये देखकर आर्यन समझ गया कि यही असली सुरंग है। फिर जैसे ही उसने सुरंग में कदम रखा तो दोनों नकली सुरंगें तुरंत ही गायब हो गईं। ये देखकर आर्यन की जान में जान आई। वो सोचने लगा, अगर शुरुआत ही ऐसी है तो आगे चलकर क्या होगा। सुरंग में थोड़ी सी दूर आगे बढ़ने पर उसे दूर खड़ा एक आदमी दिखाई दिया। वो पानी से भरे तालाब को पार करने के लिए उसमें उतरा, मगर जैसे ही वो बीच तालाब में पहुंचा एक जानवर नुमा चीज उसे पैरों से पकड़कर अंदर डुबोने लगी। वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए बहुत हाथ पैर चला रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था। वो बार बार पानी में डूबता फिर वापस ऊपर आ जाता। उसके बाद जब वो आदमी बुरी तरह थक गया तो उस जानवर नुमा चीज ने उसको छोड़ दिया। अब वो आदमी खुद ही डूब रहा था। अपनी जान बचाने तक की जान भी उसमें नहीं बची थी, जिसके बाद कुछ ही पलों में उसकी लाश पानी के ऊपर तैरने लगी। ये देखकर आर्यन समझ गया कि उसको क्या करना है। वो सावधानी से तालाब में उतरा। फिर जब वो तालाब के बीचों बीच पहुंच गया तो उसे भी किसी जानवर नुमा चीज ने पैरों से पकड़कर खींचा। जब जब उसे पानी के अंदर खींचा जाता
वो बचने के लिए हाथ पैर नहीं चलाता और फिर जब उसे छोड़ दिया जाता तो वो थोड़ी सी कोशिश करके हल्का सा आगे बढ़ जाता। इसी तरह अपनी एनर्जी सेव करके थोड़ा थोड़ा करके आर्यन ने तालाब पार कर लिया। लेकिन जब वो तालाब से बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ कि तालाब का पानी कोई साधारण पानी नहीं है। आर्यन के जितने शरीर पर पानी लगा हुआ था वहां से उसके शरीर ने गलना शुरू कर दिया था। तभी उसकी कलाई पर उल्टी गिनती चालू हो गई और एक आवाज आई। पानी में जाने की वजह से आपके पास कुल मिलाकर 5 घंटे बचे हैं। इन 5 घंटों में अगर लेवल पार नहीं किया तो आपका पूरा शरीर गल जाएगा और आप मर जाओगे। यह सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अभी तक इस सुरंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। वो कैसे भला 5 घंटों में इसे पूरा करेगा। वो तेज कदमों से आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे एक लड़की दिखाई दी। उसे याद आया कि ये तो वही लड़की है जो इससे पहले टास्क में मिली थी। अरे तुम यहाँ पर? आर्यन ने उस लड़की का ध्यान अपनी ओर करते हुए कहा। धीरे बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। उस लड़की ने आर्यन को चुप कराते हुए कहा। कौन सुन लेगा? आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा। वही कुंवारे लड़कों की प्यारी शैतानी औरतें। उसने इशारे से दुल्हन की जोड़े में खड़ी 5-6 औरतों की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम्हें इनके बारे में पता है? और कौन हो तुम? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। मेरा नाम सपना है। मैं बहुत देर से छुपकर इन्हें देख रही हूँ। कई लोग यहाँ से गए पर कोई जिंदा नहीं रहा। ये लड़कों से शादी करने के सभी तरीके आजमाती हैं और जब शादी हो जाती है तो कभी भी उन्हें मारकर खा जाती हैं। और अगर कोई लड़की यहाँ से गई तो उसे अपना कॉम्पिटिटर समझती हैं और तुरंत मार डालती हैं। सपना ने धीरे धीरे आर्यन को हर एक बात समझाते हुए कहा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? आर्यन ने घबराते हुए पूछा। एक रास्ता है, सपना ने कहा। क्या? अगर तुम वहां पर किसी एक से शादी कर लो। सपना ने तुरंत जवाब दिया। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे तो मैं बच ही नहीं पाऊंगा। आर्यन ने गुस्से में लेकिन आवाज धीमे रखते हुए कहा। पहले पूरी बात सुनो। पहले टास्क में मुझे एक वरदान मिला था कि मैं जब भी मन करे अपनी पसंद की चीज ले सकती हूँ। तो अब मैं उसका इस्तेमाल करके एक शादी का लाल जोड़ा ले लूंगी और उसे पहनकर उनके बीच खड़ी हो जाऊंगी। फिर जब तुम वहां आओगे तो शादी के लिए मुझे चुन लेना। इससे तुम भी बच जाओगे और मैं भी। सपना ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने ऐसा करने के लिए हामी भर दी, बल्कि उसके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। उधर सपना लाल जोड़े में तैयार होकर उनके बीच जाकर खड़ी हो गई थी। अब बारी थी आर्यन की। उसने गहरी सांस लेकर अपने दिल की धड़कन को नॉर्मल किया और फिर आगे बढ़ गया। फिर जब वो उनके बीच पहुंचा तो सभी जयमाला लेकर आर्यन की ओर बढ़ी और उनमें से किसी एक ने कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हम में से किसी एक से शादी कर लो। मगर जैसे ही आर्यन ने उनकी तरफ मुड़कर देखा वो सुन्न रह गया, मानो उसके जिंदा रहने के सभी रास्ते बंद हो गए हों। उसने पाया कि वहां खड़ी सभी औरतों ने घूंघट कर रखा था, जिसकी वजह से आर्यन पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर इनमें से वो लड़की सपना कौन है। क्या आर्यन उस लड़की को पहचान पाएगा या फिर गलत औरत से शादी करके मारा जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अब तक हमने सुना कि कैसे समर और कालिंदी आर्यन को बचाते हैं और अपने खुफिया ऑफिस में लेकर जाते हैं। वहां पर उसे नौकरी दी जाती है। फिर जब उसका अगला टास्क शुरू होता है तो गेम में उसे पहले टास्क वाली लड़की सपना मिलती है, जो शैतानी औरतों से बचकर निकलने की तरकीब बताती है। मगर जब आर्यन वहां से गुजरता है तो चौंक जाता है, क्योंकि सभी ने एक तरह का शादी का लाल जोड़ा पहना होता है और सभी के चेहरे पर घूंघट है। अब आगे। आर्यन एक एक करके सभी की ओर देख रहा था। कहाँ है? अगर कोई इशारा कर दे तो मैं समझ भी जाऊं। आर्यन ने मन ही मन कहा। तुम हम में से किससे शादी करना चाहते हो? तभी एक औरत ने कहा, मुझसे कर लो, तुम्हें सारे सुख दूंगी। दूसरी औरत ने कहा और जयमाला लेकर आर्यन की ओर बढ़ी। 1 मिनट रुको, मुझे चुनने दो। आर्यन ने उसे रोकते हुए कहा। उसने एक बार फिर से सभी औरतों पर नजर घुमाई
और तभी उसे एक औरत के हाथ में अंगूठी दिखी। ये देखकर आर्यन ने बाकी औरतों के भी हाथ देखे। किसी के हाथ में भी अंगूठी नहीं थी। वो तुरंत तभी उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, मुझे इससे शादी करनी है। ये सुनकर उस लड़की ने आर्यन के गले में जयमाला डालकर शादी कर ली, जिसके बाद वो दोनों आगे की ओर बढ़ गए। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, तुम कुछ बोली क्यों नहीं? आर्यन ने हल्की आवाज में गुस्सा दिखाते हुए कहा, अगर मैं बोलती तो पकड़ी जाती, फिर मेरे साथ साथ तुम भी नहीं बचते, समझे? सपना ने आंख बड़ी करके आर्यन को समझाते हुए कहा। वो दोनों आगे बढ़े। सुरंग अब 2 रास्तों में बढ़ चुकी थी। आर्यन का मानना था कि बाएं तरफ वाला रास्ता सही है, मगर सपना का मानना था कि दाएं तरफ का। इसीलिए दोनों अपने अपने रास्तों की ओर बढ़ गए। फिर आर्यन चलते चलते 3 कमरों के पास पहुंचा और उसने पाया कि तीनों कमरों के दरवाजे पर एक एक अक्षर लिखा हुआ था। पहले दरवाजे पर लिखा था बी, दूसरे पर लिखा था ई और तीसरे पर था आई। आर्यन पहले कमरे की ओर बढ़ा और उसमें आर्यन को 3 कमरे दिखाई दी, बाकी पूरा कमरा खाली था। ये देखकर आर्यन धीरे से बाहर निकल गया और दूसरे कमरे की ओर बढ़ा। वहां पर उसे बहुत सारे हथियार दिखे। वहां पर लिखा था कि आप इनमें से कोई एक हथियार ले सकते हैं। आर्यन ने फिर थोड़ी देर सोचने के बाद एक तलवार उठा ली। वो बड़ी ही सावधानी से तीसरे कमरे की ओर बढ़ा, मगर कमरे का दरवाजा खोलते ही उसे सामने कुर्सी पर 3 लोग बैठे दिखाई दिए, अभिषेक, सिमरन और वो लड़की सपना। उनके हाथ पैर और मुंह रस्सी से बंधे हुए थे। ये देखकर आर्यन ने तुरंत उनके मुंह से पट्टी खोल दी। इसके बाद आर्यन एक एक करके उनकी रस्सी खोलना शुरू कर ही रहा था कि तभी कमरे में जोरों की आवाज सुनाई दी। तुम्हें अगले 3 मिनट में इनमें से किसी एक को अपनी तलवार से मारना होगा। अगर तुमने किसी को नहीं मारा तो तीनों के साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। इसी के साथ ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया और लाल लाइट जल गई। आर्यन, मुझे बचा ले भाई। ये बोलते हुए अभिषेक की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा भाई। ये बोलते हुए आर्यन अभिषेक की रस्सी खोलने की ओर बढ़ा। आर्यन, मैं तो तुम्हारा पहला प्यार हूं ना, मुझे नहीं बचाओगे? सिमरन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। आर्यन, भूल गए? थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, अब तुम्हारी बारी है मुझे बचाने की, सपना ने रोते हुए कहा। आर्यन उनके सामने खड़ा बस ये सोच रहा था कि आखिर किसे बचाऊं और किसे मारूं। तभी सिमरन और अभिषेक लड़की से बहस करने लगे। माफ करना, तुम्हें मरना पड़ेगा, हम आर्यन के सगे हैं। अभिषेक ने लड़की से कहा। सगे हो तो क्या हुआ, वो मेरी वजह से यहाँ पर जिंदा है, वो मुझे नहीं मार सकता। तुम मुझे नहीं मारोगे ना आर्यन? लड़की ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा। ये कहाँ फंस गया हूं, मैं किसी को भी नहीं मार सकता। आर्यन ने अपने हाथ से तलवार फेंकते हुए कहा। नहीं मारेगा तो हम सब मारे जाएंगे, अब तेरे ऊपर है। एक को मारकर 3 लोगों की जिंदगी चाहता है या फिर सभी को मरता देखना चाहता है? अभिषेक ने आर्यन से चीखते हुए कहा। आर्यन के कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। तभी वो तलवार की ओर बढ़ा और फिर उसने तलवार उठा ली। मुझे माफ करना, मैं करना नहीं चाहता पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आर्यन ने पछतावे के साथ उस लड़की से कहा। फिर जैसे जैसे आर्यन तलवार लेकर उस लड़की सपना की ओर बढ़ रहा था, वो चीखना शुरू कर रही थी। आर्यन ने तभी उसके करीब जाकर आंख बंद कर ली और एक तेज झटके के साथ सपना के ऊपर वार कर दिया। कुछ देर का सन्नाटा छाया रहा। आर्यन के कंधे झुक चुके थे। वो लाचार सा आंख बंद किए खड़ा बस रोए जा रहा था। एक आवाज के साथ तभी आर्यन की आंख खुली। ये तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए सिर्फ एक छलावा था और अफसोस कि तुम इसमें पास नहीं हो पाए, लेकिन एक और परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर उसमें पास हो जाते हो तो बच जाओगे और इस परीक्षा में फेल होने की वजह से तुम्हारी नैतिकता में से 1 पॉइंट लिया जाता है। आर्यन की जान में जान आई, लेकिन उसकी नैतिकता से 1 पॉइंट भी कम हो गया है, जो उसकी मौत का कारण बन सकता है। किसी न किसी तरह नैतिकता 59 से वापस 60 पर लानी होगी। ये सोचते हुए आर्यन आगे की ओर बढ़ गया। आर्यन को तभी एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं में से कुछ लोगों की आवाजें आ रही थीं। शायद इस कुएं में जाकर ही पता चलेगा कि आखिर आगे क्या करना है, आर्यन ने कुएं में झांकते हुए कहा। आर्यन को कुएं की गहराई का अंदाजा नहीं था और उसमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा वो ये भी नहीं जानता था। उसने एक पत्थर को कुएं में डालकर तभी उसकी गहराई नापनी चाहिए, मगर पत्थर के गिरने की कोई आवाज नहीं आई। उसने दोबारा तभी एक बड़ा सा पत्थर डाला।
और इस दफा बहुत देर बाद आवाज आई। उसने तभी अपनी तलवार को कमर में बांधकर धीरे धीरे कुएं में उतरना शुरू कर दिया। कुएं में पहुंचकर उसे कंकाल दिखाई दिए। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनके बारे में जानना चाहा, लेकिन कुछ जान नहीं पाया। वो जब भी किसी कंकाल को छूता तो एक आवाज आती, इसकी मौत का कारण जान पाना असंभव है। ऐसे तो मैं आने वाले खतरे का अंदाजा भी नहीं लगा पाऊंगा, आर्यन ने आसपास नजर घुमाते हुए कहा। फिर आगे बढ़ने पर आर्यन को 2 लोगों के चीखते हुए भागने की आवाज आई। वो डर से एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गया। उसने देखा कि 2 आदमी बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं। उनकी सांसें फूली हुई हैं, वो पसीने से तरबतर हैं और उनके पीछे एक ज़ॉम्बी जैसा जीव पड़ा है। उस ज़ॉम्बी ने तभी एक आदमी पर हमला कर दिया। उसने अपने दांतों से उस आदमी की गर्दन का आधा मांस एक बार में ही निकाल दिया और दोनों हाथों से उस मांस को चबाने लगा। ये देखकर आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ज़ॉम्बी के बारे में उसने फिल्में तो बहुत देखी थीं, पर असल में आज देख रहा था। डर से उसके दिल की धड़कनों ने बढ़ना शुरू कर दिया था। तभी वो ज़ॉम्बी दूसरे आदमी की तरफ बढ़ गया और देखते ही देखते वो आदमी जिसको ज़ॉम्बी ने मारा था वो भी ज़ॉम्बी बन गया और आगे बढ़ गया। आर्यन ने मौका पाते ही धीमे कदमों से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वो नहीं जानता था कि आगे और कितने ज़ॉम्बी मिलेंगे, लेकिन उसने फिल्मों में देखा था कि वो देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं और सूंघ सकते हैं। इसीलिए आर्यन ने ज़मीन पर पड़ा थोड़ा सा खून अपने कपड़ों पर लगा लिया, ताकि अगर कोई ज़ॉम्बी उसे सूंघे तो उन्हें अपनी ही गंध आए। फिर आगे आर्यन को ज़ॉम्बीज़ का झुंड दिखाई दिया। करीब 200-300 ज़ॉम्बीज़ उधर घूम रहे थे। आर्यन का पैर तभी एक पत्थर से टकराया और जोरों की आवाज़ हुई। आवाज़ सुनते ही सभी ज़ॉम्बीज़ सतर्क हो गए और आर्यन की ओर बढ़े। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों से सिर को ढककर बैठ गया, जिसके बाद उन्होंने आर्यन के चारों ओर घेरा लगा लिया। फिर आर्यन को सूंघा और आगे बढ़ गए। आर्यन किसी तरह वहां से आगे बढ़ा। उसके हाथ की खाल गल चुकी थी और मांस दिखना शुरू हो गया था। वो तेजी से आगे बढ़ा। वहां उसे एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। उसने देखा कि भगवान नटराज की मूर्ति के ठीक ऊपर एक बड़ी सी घड़ी लटकी हुई थी, जिसकी सुइयां उल्टी घूम रही थीं। आर्यन को तभी मूर्ति के पास लिखी एक पहेली दिखाई दी। सीधा सा वार हो, हाथ में तलवार हो, जब तीनों साथ हो, खुलता एक दरबार हो। इसका क्या मतलब हो सकता है? आर्यन ने भौं सिकोड़ते हुए कहा। सीधा सा वार हो, हाथ में तलवार हो। आर्यन ने बड़बड़ाना शुरू किया। जब तीनों साथ हो। कौन तीनों? यहां तो सिर्फ मैं हूं। आर्यन को तभी अचानक घड़ी का ख्याल आया। तीनों सुइयां साथ हों, मतलब 12 बजे, यानी कि ठीक उसके सिर के ऊपर। उसने दोबारा वो पहेली पढ़ी। अगर मैं ऊपर तलवार से सीधा वार करूं तो शायद हो सकता है कोई दरवाजा खुले। आर्यन ने अंदाजा लगाते हुए कहा। फिर उसने ठीक वैसा ही किया, पर वहां पर कुछ नहीं हुआ। आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने घड़ी के ठीक ऊपर वार किया, जिसके बाद एक चमकदार रोशनी के साथ एक दरवाजा खुला। आर्यन जल्दी से उसके अंदर चला गया। वहां इतनी रोशनी थी कि किसी का आंख खोलना भी मुमकिन नहीं था। आर्यन ने किसी तरह आंख को हल्का हल्का खोला और आगे बढ़ने लगा। उसे तभी एक पिलर के ऊपर जगमगाती हुई नागमणि दिखी। उसने तुरंत उस नागमणि को उठा लिया और वापस चल दिया। वापस मंदिर में पहुंचने के बाद उसने तेजी से कदम बढ़ाने चालू किए। थोड़ी देर चलने के बाद वो रुका। इतनी देर तो मुझे नहीं लगी थी आने में, तो अब जाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? आर्यन ने अपनी फूलती हुई सांस के साथ कहा और फिर से आगे की ओर चल पड़ा। फिर करीब 1 घंटा चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो पिछले 1 घंटे से एक ही जगह पर घूम रहा है, लेकिन रास्ता तो बिल्कुल सीधा था, तो वो एक ही जगह पर कैसे घूम सकता है? उसने फिर से चलना चालू किया और देखा तो वो दोबारा उसी जगह पर था जहां से थोड़ी देर पहले वो निकला था। आर्यन की घबराहट बढ़ती जा रही थी और अब उसका माइग्रेन भी शुरू हो रहा था। अगर मैं यहां से नहीं निकला तो माइग्रेन भी बढ़ सकता है। जल्दी ही कुछ करना होगा। आर्यन ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा और सोचने लगा। उसे दोबारा तभी उसी घड़ी की याद आई। आखिर उसकी सुइयां उल्टी क्यों घूम रही थीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मणि की वजह से टाइम लूप में फंस गया हूं और बार बार वहीं घूम रहा हूं?
अगर ऐसा है तो इससे बाहर कैसे निकलूं? आर्यन सोचने लगा। क्या पता जैसे घड़ी की सुइयां उल्टी घूम रही थी, अगर मैं भी उल्टे रास्ते जाऊं तो इस टाइम लूप से बाहर निकल जाऊं। हाँ, ये सोचकर उसने उल्टी ओर चलना शुरू कर दिया, जिसके कुछ देर बाद उसे कुएं का वही छोर मिला और वो तुरंत वहां से बाहर निकल गया। वो बाहर निकला ही था कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई, आर्यन, आर्यन, आर्यन। आर्यन को तभी याद आया कि बचपन में उसकी दादी बताया करती थी कि अगर कोई अंधेरे में 3 बार तुम्हारा नाम पुकारे तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखो, वहां खतरा हो सकता है। आर्यन ने बिना पीछे मुड़े कांपती हुई आवाज में कहा, तुम मुझे जानते हो, अकेला था तो सोचा तुमसे बातें कर लूं। बरगद के पेड़ ने अपनी तने आर्यन के पास ले जाकर कहा, बोलो। मैं जानता हूं तुम्हारे पास नागमणि है, पर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने इसे इसकी जगह पहुंचा दिया तो आगे चलकर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। कौन सी दिक्कत? आर्यन ने पूछा। वो मैं नहीं बता सकता, बस इतना जान लो कि सब कुछ उलट पलट हो सकता है। अगर नहीं किया तो मैं वापस नहीं जा पाऊंगा, आर्यन ने सख्त आवाज में कहा। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम अपनी और अपने भाई अभिषेक की जान बचाना चाहते हो या फिर हजारों लाखों लोगों की। मैं नहीं जानता क्या सही है और क्या गलत, मुझे अभी जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। ठीक है, कर लो, लेकिन एक बार मेरी तरफ तो देख ही सकते हो ना। पेड़ का एक तना तभी आर्यन के गाल को सहलाने लगा। नहीं, मैं जानता हूं कि मेरे मुड़ने पर तुम मुझे मार डालोगे और नागमणि लेकर वापस उसी जगह पहुंचा दोगे, आर्यन ने कहा। बहुत चालाक हो, तुम्हें कैसे पता चला? पेड़ ने हंसते हुए कहा, सामने पड़े कंकाल का दिमाग पढ़ा, पता चला जो भी नागमणि लेकर आता है तुम उसे मार डालते हो। आर्यन ने उठकर जाते हुए कहा, सही कहा, लेकिन तुम आने वाले खतरे से अनजान हो। मैं सब देख लूंगा, आर्यन ये बोलकर आगे बढ़ गया। आर्यन फिर वापस उन तीनों में से पहले वाले कमरे की ओर गया। फिर उसने बीच वाली कब्र के ऊपर बने खांचे में नागमणि को रख दिया। नागमणि रखते ही उनमें से 2 कब्रें गायब हो गईं। आर्यन ने तभी देखा कि उसके शरीर का गलना रुक चुका था। फिर उसने आखिरी बची कब्र को खोलकर उसमें रखे कंकाल का दिमाग पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने कंकाल को छुआ तो धीरे धीरे कंकाल इंसान में बदलने लगा और फिर खड़ा होकर आर्यन की ओर बढ़ा। ये देखकर आर्यन डर से कुछ बोल नहीं पा रहा था। आखिर वो कंकाल किसका था और वो जिंदा क्यों हुआ? क्या आर्यन अब वापस असली दुनिया में जा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अब तक हमने सुना कि आर्यन सपना की मदद से चुड़ैलों से शादी करने से बच जाता है। टास्क में आगे बढ़ते हुए आर्यन को एक बरगद का पेड़ नजर आता है, लेकिन आर्यन बरगद के पेड़ के छलावे में नहीं आता और सफलतापूर्वक नागमणि को सही जगह पर रख देता है। अब आगे। वो कंकाल जो एक जिंदा इंसान में बदल गया था, वो आर्यन की तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, तुमने कर दिखाया। ये कह के वो गायब हो जाता है और आर्यन टास्क का दूसरा लेवल सफलतापूर्वक पार कर लेता है। तभी रोबोटिक आवाज आती है, तुमने इस टास्क को अच्छे से खेला। तुम्हारे अब तक के पॉइंट्स ये रहे, नैतिकता 60%, अनुभव 20% की बढ़ोतरी, इनाम वो तलवार जो तुम्हारी दानवों से लड़ने में मदद करेगी। रोबोटिक आवाज शांत हो जाती है और आर्यन के सामने से सब कुछ गायब हो जाता है। बाहर से पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। आर्यन अपने बेड पर लेटा ऐसे सो रहा था मानो वो कितनी ही रातों से सोया नहीं था। मगर तभी बाहर से जोर के धमाके की आवाज सुनाई पड़ती है, मानो जैसे किसी ने बाहर कोई बम फोड़ दिया हो। तेज धमाके की आवाज से आर्यन की नींद टूट जाती है। आर्यन अब रियल वर्ल्ड में आ चुका था। वो तभी खिड़की से बाहर झांक कर देखता है।
वो पाता है कि बाहर किसी की बाइक का टायर फट गया था। ये उसी की आवाज़ थी। ओह यार, कितने दिनों बाद आज चैन से सोने का मौका मिला था, लेकिन इस बाइक वाले ने नींद ऐसे उड़ा दी। आर्यन ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। आर्यन ये देखकर खुश था कि उसके शरीर पर अब कोई जख्म के निशान नहीं थे। उसने खेल का दूसरा स्तर पूरा कर लिया था। आर्यन अब अपने आप को पहले से मानसिक और शारीरिक रूप दोनों तरह से स्ट्रांग फील कर रहा था। वो मन ही मन अपनी मसल्स को देखकर खुश भी हो रहा था। भाई अभिषेक, तुम मुझसे कहते थे ना कि मैं अपनी फिटनेस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। देख, आज तेरे भाई की फिटनेस विराट कोहली जैसी तो नहीं, लेकिन हाँ, उसके थोड़ा आसपास तो हो ही गई है। बस जल्दी से वापस लौट आओ। आर्यन के जज्बातों से साफ समझा जा सकता था कि वो अभिषेक को कितना मिस कर रहा है। तभी आर्यन के फोन पर सिमरन का कॉल आता है। हाँ सिमरन, मैं ठीक हूँ। आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड सेकेंड लेवल टास्क। आर्यन ने अपने बालों पर किसी हीरो की तरह हाथ मारते हुए कहा। ठीक है, तुम पहुंचो, मैं बस रेडी होकर 15 मिनट में आया। इसके बाद आर्यन फोन बेड पर पटक कर बाथरूम की तरफ भागता है। पिंक कलर का पटियाला सूट पहने और आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए सिमरन बेचैनी से रॉयल कैफे के ओपन एरिया में वहीं पड़ी चेयर पर बैठकर आर्यन का इंतजार कर रही थी। सिमरन के चेहरे पर एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन था, क्योंकि वो जानती थी कि जैसे जैसे आर्यन टास्क के लेवल पूरा करता जाएगा, उसका अभिषेक उसे उतनी ही जल्दी मिल जाएगा। तभी सिमरन को आर्यन आता हुआ दिखाई देता है। लड़कियां तो बेवजह बदनाम हैं। तैयार होने में लड़के भी कुछ कम टाइम नहीं लगाते। 15 मिनट का बोला था और देखो 25 मिनट में आ रहे हो। सिमरन ने अपने हाथ की घड़ी दिखाते हुए आर्यन से कहा। सॉरी सिमरन, आर्यन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ठीक है, माफ किया। अब ये बताओ, तुम्हारा टास्क कैसा गया? टास्क पूरा करने में कोई परेशानी तो नहीं आई? सिमरन ने आर्यन की आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ, टास्क अच्छे से पूरा हो गया, आर्यन ने सिमरन का हाथ पकड़ते हुए कहा। मगर सिमरन तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है। क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आर्यन ने थोड़ा डरते हुए कहा। तुम्हारी ये मासूमियत मुझे शुरू से पसंद थी। और मैं? आर्यन के मुंह से तपाक से निकल गया। तुम भी, सिमरन ने अपने चश्मे से खेलते हुए कहा। लेकिन तुमने मुझसे कभी कहा क्यों नहीं? आर्यन ने क्रिकेट में मार खाए बॉलर की तरह कहा। कहा तो तुमने भी सही टाइम पर नहीं था। प्यार उस तत्काल टिकट की तरह होता है जो हमेशा लाइन में सबसे पहले लगने वाले को ही मिलता है। मैं तुमसे कुछ कह पाती उससे पहले अभिषेक ने अपने दिल की बात मुझसे कह दी और मैं अभिषेक को ना नहीं बोल पाई। ये सुनकर आर्यन अपनी नाक सिकोड़े अफसोस करता है। आर्यन को यूं देखकर सिमरन अब इस मैटर पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। वो वहां से बहाना बनाकर चली जाती है। आर्यन सिमरन को जाते हुए देख रहा था। तभी आर्यन की नजर सड़क पर पड़ती है, जहां एक चलती कार के नीचे एक कुत्ता आ जाता है। ये देखकर आर्यन गुस्से से चेयर से उठकर कुत्ते की तरफ दौड़ता है। ये कार में बैठे लोगों को जमीन दिखाई नहीं देती क्या? फिर आर्यन जब तक कुत्ते के पास पहुंचता है तब तक कार वाला कुत्ते को हाथ में लिए हुए था। उसके साथ में एक महिला भी थी जो कार में उस आदमी के साथ में ही बैठी थी। दोनों देखने में प्रोफेशनल लग रहे थे। वो आदमी बहुत प्यार से कुत्ते को पुचकार रहा था, जैसे कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को लाड करती है। गुस्से में तिलमिलाया आर्यन ये देखकर रुक जाता है और उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है, क्योंकि कुत्ता सही सलामत था, उसे कहीं चोट नहीं लगी थी। ये देखकर आर्यन मुस्कुरा देता है। तभी उस आदमी का फ़ोन बजता है और वो आदमी कुत्ते को नीचे उतार देता है। मास्टर, मैं और ज्योति 1 घंटे में होटल पहुंच जाएंगे, रास्ते में ही हैं, उस आदमी ने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा। फिर थोड़ी देर फ़ोन पर बात करने के बाद कॉल कट जाती है, जिसके बाद वो इंसान थोड़ा टेंशन में आ जाता है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो विक्रम? फ़ोन पर सर से क्या बात हुई? साथ वाली महिला ज्योति ने पूछा। मास्टर का फ़ोन था। उनका कहना है कि हमारी जान को खतरा है। उन्होंने हमें सतर्क रहने को कहा है। घबराते हुए अपने माथे का पसीना पोंछते हुए उस आदमी ने कहा। आर्यन ने एक बार फिर से ये शब्द सुना, मास्टर। तभी एक तेज रफ्तार में गाड़ी उन दोनों की तरफ आती है, मानो जैसे कोई जानबूझकर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाना चाहता हो। लेकिन ये दोनों वक्त रहते साइड हो जाते हैं और बच जाते हैं। गाड़ी वाला रफ्तार और तेज करके आगे निकल जाता है
जिसके बाद वो आदमी और महिला दोनों कार में बैठकर जल्दी से आगे चले जाते हैं। आर्यन ये सब अपनी आंखों से देख भी रहा था और कानों से सुन भी रहा था। ऐसे अच्छे लोगों का कौन दुश्मन हो सकता है? आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तभी आर्यन का फोन वाइब्रेट होता है। आर्यन अपना फोन देखता है। 11 मिस कॉल? आर्यन हैरानी से कहता है। फिर आर्यन इधर उधर देखता है और जल्दी से एक ऑटो रुकवाता है और उसमें बैठकर चला जाता है। उधर समर और कालंदी अपने सीनियर यशवर्धन के सामने कुर्सी पर ऐसे बैठे हुए थे जैसे जब कोई बच्चा गलती करता है और उसके पेरेंट्स उसकी क्लास ले रहे होते हैं। तुम दोनों को उस लड़के पर बहुत यकीन था ना? क्या हुआ? तुम्हारे यकीन के साथ साथ हमारी टीम की इमेज दोनों का ही उस लड़के ने भट्टा बैठा दिया है। यशवर्धन ने हाथ में पानी का ग्लास लेते हुए कड़े शब्दों में कहा। मास्टर, हो सकता है आर्यन किसी जरूरी काम में बिजी हो गया हो और हमको रिपोर्ट नहीं कर पाया हो। समर ने आर्यन का फेवर लेते हुए कहा। अपने मिशन के बारे में रिपोर्ट करने से ज्यादा उसके लिए कोई दूसरा जरूरी काम नहीं होना चाहिए था। हमारे गेम का सबसे अहम नियम अनुशासन है, यशवर्धन ने अपने चेयर से पीठ लगाते हुए कहा। समर और कालंदी के पास यशवर्धन की बातों का कोई जवाब नहीं था। दोनों अपना सिर झुकाए यशवर्धन को सुने जा रहे थे। ठीक है, आगे सोच लो अब क्या करना है, यशवर्धन ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा। सर, मैं अंदर आ सकता हूं? तभी दरवाजे की तरफ से एक आवाज आती है, जिसे सुनकर तीनों दरवाजे की ओर देखते हैं। वो पाते हैं कि आर्यन ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहने खड़ा हुआ था, जो थोड़ा नर्वस भी लग रहा था। लेकिन आर्यन को देखकर समर और कालंदी की नर्वसनेस जरूर कम हो गई थी। हाँ, अंदर आ जाओ, यशवर्धन ने रूखी आवाज में कहा। आर्यन समझ चुका था कि उससे गलती हुई है। सर, वो मैं, आर्यन ने तभी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। नो एक्सक्यूज, यशवर्धन ने घूरते हुए आर्यन से कहा। तभी समर ने इशारे से आर्यन को बैठने का कहा। समर आर्यन को पानी देता है और आर्यन थोड़ा रिलैक्स फील करता है। इसके बाद फिर आर्यन डिटेल में अपने मिशन के कंप्लीट होने की बात बताता है, जिसके बाद समर और कालंदी के चेहरे पर चमक आ जाती है। ठीक है, आगे से ध्यान रखना, यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए जो तुमने आज की है। जी सर, आर्यन सिर झुकाकर कहता है। और सर नहीं, मास्टर कहा करो मुझे, ये कहते हुए यशवर्धन गिलास से पानी का एक घूंट पीता है और बाहर चला जाता है। मास्टर? ये सुनकर आर्यन के कान खड़े हो जाते हैं। उसे याद आता है कि गेम के एक मर चुके प्लेयर ने अपनी डायरी में लिखा था कि मास्टर पर कभी भरोसा मत करना। तो क्या यशवर्धन सर ही वही मास्टर हैं? मुझे अलर्ट रहना होगा। ये सोचते हुए आर्यन अपने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखता है और समर से इजाजत लेकर वहां से चला जाता है। आर्यन आज काफी दिनों बाद कॉलेज जा रहा है। वो दिल्ली के बंसल कॉलेज से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वो बाइक चलाते हुए सोच रहा था कि जब भी वो अभिषेक से बाइक रेस करता था, अभिषेक जानबूझकर अपनी बाइक स्लो कर लेता था ताकि आर्यन जीत सके। शायद ही ऐसा कोई पल जाता था जहां आर्यन अभिषेक को मिस ना करता हो। आर्यन जल्दी ही कॉलेज पहुंच जाता है और अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी करके अपनी क्लास की तरफ बढ़ता है। अरे इतना क्यों शर्मा रही हो? एक किसी तो करना है, और किसी लड़के को नहीं करने को बोल रहे हैं। तुम्हारे साथ ये जो हॉट बंदी है ना, इसे ही कर लो, फ्रेंच किस। ये कहकर एक लड़का हंसने लगता है। उसके साथ में खड़े लड़के भी ठहाके मार मार कर हंसने लगते हैं। रोशनी, जिसका आज कॉलेज में पहला दिन था, कॉलेज के कुछ लड़के मिलकर उसकी रैगिंग ले रहे थे। रोशनी डरी सहमी चुपचाप सिर झुकाए खड़ी हुई थी। ये सब क्या चल रहा है? सीनियर हो ना तुम लोग, इसकी हेल्प करने की बजाय परेशान कर रहे हो। चलो चलो अपनी अपनी क्लास में जाओ, वरना प्रिंसिपल सर से तुम सबकी कंप्लेन कर दूंगा। आर्यन ने हाथ में बाइक की चाबी का छल्ला घुमाते हुए कड़क आवाज में कहा। सभी लड़के ये सुनकर वहां से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे छोटे बच्चों के सामने से चॉकलेट। हाय, आई एम आर्यन, आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। रोशनी, लड़की ने आर्यन से अपना राइट हैंड मिलाते हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। यह देखकर आर्यन मुस्कुराता हुआ अपनी क्लास की तरफ जाने लगा, जबकि रोशनी आर्यन को देखकर कहीं खोस ही जाती है। आर्यन, जितना अच्छा नाम है उतना ही अच्छा दिल भी है तुम्हारा।
रोशनी अपने राइट हैंड को देखते हुए बोली। दूसरी तरफ कनॉट प्लेस के रेड सिग्नल पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। सभी लोग रेड सिग्नल से ग्रीन सिग्नल होने का वेट कर रहे थे। इन लोगों में समर और कालंदी भी शामिल थे। समर कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा था और कालंदी उसके बाजू वाली सीट पर बैठी थी। दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन दिल्ली के ट्रैफिक की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती। विक्रम का 3 बार कॉल आ चुका है। वो ज्योति के साथ होटल पहुंच भी चुका है और हम लोग अभी भी ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं। शाह, कालंदी ने गाड़ी की एसी का एक पॉइंट बढ़ाते हुए कहा। देखो, तुम्हारे कहते ही सिग्नल ग्रीन हो गया। समर ने गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहा। उसके बाद समर पहाड़गंज के एक होटल के सामने अपनी गाड़ी को रोकता है। फिर समर और कालंदी गाड़ी से उतरकर होटल के अंदर एंट्री करते हैं। दोनों ने ब्लैक कोट और पैंट पहना हुआ था। दोनों रूम नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं, जहां विक्रम और ज्योति मीटिंग के लिए रुके हुए हैं। विक्रम और ज्योति हमारे सबसे काबिल एम्प्लॉय में से एक हैं, समर ने अपना फ़ोन चेक करते हुए कहा। कालंदी ये सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाती है। सही कहा तुमने। फिर समर और कालंदी रूम नंबर 22 के पास लगभग आ ही चुके थे कि तभी एक आदमी समर से टकराता है, जिसने अपने सिर पर ब्लैक राउंडेड कैप पहनी हुई थी और अपने मुंह को मास्क से कवर कर रखा था। समर उससे कुछ कह पाता, तब तक वो आदमी आगे दूर निकल जाता है। उस आदमी की चाल देखकर लग रहा है जैसे वो किसी जल्दी में था। समर उस आदमी को इग्नोर करते हुए रूम नंबर 22 का दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। समर फिर से दरवाज़ा नॉक करता है, मगर अब भी दरवाज़ा खुलता नहीं है। ये देखकर समर और कालंदी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर इस बार समर जोर से दरवाजे को नॉक करता है और दरवाज़ा खुल जाता है, जिसके बाद समर और कालंदी रूम के अंदर जाते हैं और रूम का नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं। ज़मीन पर लहूलुहान विक्रम की बॉडी पड़ी हुई थी और बेड पर ज्योति बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर भी चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। कालंदी तभी जल्दी से ज्योति के शरीर पर पास में पड़ी चादर डालती है। विक्रम और ज्योति दोनों की मौत हो चुकी थी। 10 मिनट पहले ही तो विक्रम से फोन पर बात हुई थी। आखिर इतने कम समय में दोनों को मारा किसने होगा? कालंदी रूम के चारों तरफ देखते हुए बोली। आखिर ज्योति और विक्रम का कातिल कौन था? होटल के रूम में जाने से पहले समर जिस आदमी से टकराया था, उसकी सच्चाई क्या थी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अब तक हमने सुना कि आर्यन के सेकंड लेवल कंप्लीट करने से समर और कालंदी खुश हैं। आर्यन काफी दिनों बाद अपने कॉलेज जाता है, रैगिंग करते लड़कों से रोशनी को बचाता है। रोशनी आर्यन से पहली मुलाकात में इम्प्रेस हो जाती है। इधर समर और कालंदी अपने 2 सहयोगियों से मीटिंग करने के लिए एक होटल में जाते हैं, लेकिन होटल रूम में दोनों सहयोगियों का मर्डर हो गया है। अब आगे। दोपहर का समय था। आर्यन कैंटीन में बैठा अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहा था। सामने टेबल पर चाय और समोसे रखे हुए थे। यार आर्यन, आजकल कहाँ बिजी रहते हो? एक दिन कॉलेज आते हो और 4 दिन के लिए गायब हो जाते हो। घर में बोर नहीं होते क्या? मेरा तो छुट्टी वाले दिन भी कॉलेज आने का मन करता है। एक दोस्त ने आर्यन की टांग खींचते हुए कहा। यह सुनकर बाकी के लोग हंसने लगते हैं। तभी आर्यन के फोन की घंटी बजती है। आर्यन फोन देखता है तो कॉल किसी यूनिक नंबर से आ रहा था। आर्यन समझ जाता है जरूर ये कॉल ऑफिस से ही होगा। ये सोचकर आर्यन थोड़ा साइड में आकर कॉल रिसीव करता है। दूसरी साइड से तभी एक महिला की आवाज आती है। हेलो आर्यन, तुम्हारे कॉलेज के गेट के बाहर एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है। चुपचाप उस गाड़ी में बैठ जाओ। हमारे 2 साथियों का किसी ने बेरहमी से खून कर दिया है। यह आवाज कालंदी की थी। आर्यन तभी फौरन कालंदी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कॉलेज के मेन गेट पर आ जाता है। आर्यन को तभी सामने एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसमें ड्राइवर के अलावा और कोई नहीं बैठा था। आर्यन इधर उधर देखते हुए तुरंत ही गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ जाता है, जिसके बाद वो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी एक मुर्दा घर के सामने आकर रुकती है। सामने कालंदी खड़ी हुई थी, जो आर्यन के आने का ही वेट कर रही थी। आर्यन गाड़ी से उतरकर सीधे कालंदी के पास जाता है। क्या हुआ मैम? हमारे किन 2 लोगों का खून हुआ है? कातिल पकड़ा गया क्या? आर्यन ने एक जिम्मेदार एम्प्लॉय की तरह पूछा। अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। कालंदी ने अंदर की तरफ चलने का इशारा करते हुए कहा। उस मुर्दा घर में ज्योति और विक्रम की डेड बॉडी रखी हुई थी।
आर्यन दोनों डेड बॉडी का चेहरा देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि आर्यन इन लोगों से पहले से ही थोड़ा थोड़ा परिचित था। विक्रम वही है जिसकी गाड़ी के नीचे एक कुत्ता आ गया था और दूसरी बॉडी ज्योति की थी। क्या हुआ, तुम दोनों को पहले से जानते हो क्या? समर ने अपनी दोनों आंखें चढ़ाते हुए आर्यन की तरफ देखते हुए कहा। कुछ खास तो नहीं जानता सर, लेकिन दोनों दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, आर्यन ने जवाब दिया। यह तुम्हें कैसे पता? समर ने अपनी आवाज भारी करते हुए पूछा। जिसके बाद आर्यन समर को विक्रम की गाड़ी के नीचे कुत्ते के आने और फिर कुत्ते को गोद में उठाकर उसे पुचकारने वाली बात बताता है और कहता है, सर इनको कोई मारना चाहता था, किसी मास्टर ने इनको फोन करके वार्न भी किया था। हाँ, वो मैं ही था। हमें अपनी इंटेलिजेंस से इन लोगों की जान को खतरा होने की बात पता चली थी, इसी वजह से हमने लास्ट टाइम पर मीटिंग की जगह भी बदल दी थी, लेकिन कातिल पता नहीं वहां भी कैसे पहुंच गया। होटल के सीसीटीवी से भी कातिल का कोई सुराग नहीं मिल सका है, इसीलिए तुमको बुलाया गया है। हमारी टीम के बहुत काबिल लोग थे ये, समर ने थोड़ा भावुक होते हुए कहा। सर अब आगे क्या करना है? आर्यन ने दोनों बॉडी के चेहरे को चादर से ढकते हुए पूछा। समर ने अपने हाथों की उंगलियों को चटकाते हुए तभी कहा, क्या तुम इन लोगों का दिमाग पढ़ सकते हो? पता तो चले कि आखिरी वक्त में इनके साथ क्या क्या हुआ था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गेम के वर्चुअल वर्ल्ड से वापस आने के 3 दिन तक तुम अपनी पावर रियल वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लेकिन हाँ, याद रहे, अगर तुम रियल वर्ल्ड में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हो तो आगे के टास्क के लिए तुम्हारी शक्तियां कम हो जाएंगी। ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम विक्रम और ज्योति के कातिल को पकड़वाने में अपनी शक्तियां इस्तेमाल करना चाहते हो या फिर अगले लेवल की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी शक्तियों को बचाकर रखना चाहते हो। सोचने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट का समय है। आर्यन समर की बातें सुनकर दुविधा में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी आर्यन को अपनी दादी की बात याद आती है, जो अक्सर कहती हैं कि जब भी कोई फैसला लेने में दुविधा हो तो 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर सोचना, फिर देखना तुम्हारी दुविधा दूर हो जाएगी और कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। आर्यन ठीक वैसा ही करता है। 2 मिनट के लिए गहरी सांस लेते हुए वो अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। आर्यन, क्या फैसला किया तुमने? समर ने पूछा। ये सुनकर आर्यन अपनी आंखें खोलता है और फिर कहता है, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा। मेरी जगह अगर अभिषेक भी होता तो वो भी यही फैसला करता। स्वार्थी इंसान कुछ समय के लिए ही अपनों का दिल जीत सकता है, लेकिन स्वार्थ रहित इंसान हमेशा के लिए दुनिया जीत सकता है। आर्यन ने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाते हुए कहा। ठीक है, तो फिर शुरू हो जाओ, समर ने आदेश देते हुए कहा। फिर आर्यन विक्रम का दिमाग पढ़ना शुरू करता है। वो देखता है कि विक्रम और ज्योति रूम में मीटिंग के लिए समर और कालंदी का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके रूम में 6 फीट लंबा एक भद्दा सा आदमी आता है, जिसके चेहरे पर मास्क और सिर पर राउंडेड कैप थी। उसके एक गाल पर चाकू के निशान बने हुए थे। विक्रम और ज्योति उसे देखकर डर जाते हैं। वो आदमी बिना कुछ कहे सुने सीधा विक्रम पर चाकू से वार करता चला जाता है। अचानक से अपने ऊपर हुए हमले में विक्रम कुछ समझ नहीं पाता और लहूलुहान जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर ज्योति डर जाती है और शोर मचाने की कोशिश करती है, मगर वो आदमी तभी ज्योति की तरफ बढ़ता है और ज्योति को बेड पर गिरा लेता है और उसके सारे कपड़े उतारना शुरू कर देता है। वो आदमी इतना ताकतवर था कि ज्योति अपने आप को उसकी पकड़ से बचा नहीं पाती। वो आदमी ज्योति के साथ जोर जबरदस्ती करता है और फिर ज्योति का गला दबा देता है, जिससे ज्योति की सांसें थम जाती हैं और वो आदमी बड़े आराम से कमरे से निकल जाता है। समर आर्यन के बताए अनुसार कातिल का चेहरा इमेजिन करता जाता है। समर को पूरा यकीन हो जाता है कि विक्रम और ज्योति का कातिल वही आदमी हो सकता था जो उस दिन होटल में उससे टकराया था। फिर कुछ समय बाद समर ऑफिस में अपना लैपटॉप खोलता है और अपने पुराने आदमियों के रिकॉर्ड चेक करता है, जिनको सुरक्षा समिति से निकाल दिया गया था या जो लोग छोड़ के जा चुके थे। तभी समर की नज़र डेविड नाम के इंसान की प्रोफाइल पर पड़ती है। प्रोफाइल की हिस्ट्री से पता चलता है कि ये डेविड कुछ सालों पहले सुरक्षा समिति के लिए काम करता था और अपने काम से बहुत जल्दी सभी लोगों का चहेता बन गया था। लेकिन बाद में इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि ये सुरक्षा समिति के नियमों के विरुद्ध काम करने लगा, जिस वजह से डेविड को सुरक्षा समिति से निकाल दिया गया था।
इसके साथ ही समर को डेविड के बारे में एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है कि डेविड को लड़कियों का बहुत शौक था। समर फिर लैपटॉप बंद करके कुछ सोचने लगता है। वहीं इन हत्याकांड से अनजान सिमरन हॉस्पिटल से अपनी ड्यूटी पूरी करके ऑटो से अपने घर की तरफ जा रही है। सिमरन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अकाउंट सेक्शन में काम करती है। तभी सड़क किनारे पैदल चल रहे आर्यन पर सिमरन की नज़र पड़ती है। सिमरन तुरंत ऑटो रुकवाती है और आर्यन को ऑटो में आने को कहती है। आर्यन बिना नानुकुर की ऑटो में बैठ जाता है। ये पैदल पैदल कहाँ जा रहे थे? सिमरन ने अपने बाल संभालते हुए कहा, जो हवा में बार बार उसके माथे पर आ रहे थे। कहीं नहीं, बस यूं ही पैदल चलने का मन कर रहा था। तुम बताओ, तुम्हारा जॉब कैसा चल रहा है? जॉब तो ठीक चल रहा है, लेकिन आजकल मरीज बड़े अतरंगी आ रहे हैं। जो मरीज कम और आशिक ज़्यादा लगते हैं। आर्यन का ध्यान सिमरन की बातों पर नहीं था। हेलो हेलो मिस्टर, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। सिमरन ने आर्यन की थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। मैं सुन रहा हूँ, आर्यन ने सिमरन के माथे पर लटके हुए बालों को हटाते हुए कहा। ठीक उसी टाइम आर्यन को समर का फोन आता है। समर आर्यन को बताता है, तुमने विक्रम की मेमोरी पढ़कर जो मुझे जानकारी दी थी, उस आधार पर मैंने कातिल के बारे में जानकारी कलेक्ट कर ली है। उस कातिल का नाम डेविड है, जो पहले सुरक्षा समिति का एक सदस्य रह चुका है। डेविड डेथ एक्सप्लोरर गेम के 3rd लेवल को पार कर चुका है, लेकिन गलत आचरण के चलते उसे समिति से निकाल दिया गया था। बस वो इसी बात का बदला हमारी टीम से ले रहा है। इसके साथ साथ डेविड को लड़कियों का भी शौक था। डेविड का अगला शिकार कोई लड़की भी हो सकती है, जिसका कनेक्शन इस गेम से हो। समर इसके आगे कुछ बोल पाता, तभी फोन की लो बैटरी की वजह से आर्यन का फोन बंद हो जाता है और तभी सिमरन का घर भी आ जाता है। सिमरन आर्यन को बाय बोलकर ऑटो से उतर जाती है, जिसके बाद आर्यन ऑटो वाले से अपने घर की तरफ चलने को कहता है। भैया, ऑटो उत्तम नगर की तरफ ले लेना। जी भैया जी, ऑटो वाले ने कहा। कुछ देर बाद आर्यन अपने कमरे में बेचैनी से घूमे जा रहा था। उसके मन में एक तरफ समर की बातें गूंज रही थीं, जिसने डेविड के बारे में बताया था कि वो लड़कियों का शौकीन था और उसका अगला शिकार कोई लड़की भी हो सकती है। आर्यन को अब सिमरन की चिंता होने लगी थी, क्योंकि गेम से आर्यन और अभिषेक दोनों जुड़े हैं और उन दोनों से ही सिमरन का भी कनेक्शन है। डेविड सिमरन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तभी आर्यन अपनी बाइक की चाबी लेता है और सिमरन के घर की ओर निकल पड़ता है। रात के करीब 2 बज चुके थे। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। सड़क पर वाहन ना के बराबर चल रहे थे। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। आर्यन बहुत स्पीड से बाइक चला रहा था। वो जल्द से जल्द सिमरन की बिल्डिंग तक पहुंचना चाहता था। सिमरन का घर द्वारका सेक्टर 4 में एक अपार्टमेंट में था। आर्यन की बाइक सिमरन की बिल्डिंग के मेन गेट पर रुकती है। वहां आर्यन चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी संदेहात्मक नहीं लगता है। तभी वो सिमरन की विंडो पर देखता है कि सिमरन अकेली मायूस सी बाहर की ओर देख रही है। उसे सुरक्षित देखकर आर्यन निश्चिंत होकर अपने घर वापस लौट आता है। सुबह हो चुकी थी। सूरज सिर पे चढ़ आया था, लेकिन आर्यन अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। वहीं बेड के साइड में रखे आर्यन का फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। तभी करवट लेते समय आर्यन का हाथ फोन पर पड़ता है। आर्यन फोन देखता है तो उसके फोन में कालिंदी के 4 मिस कॉल पड़े थे। कालिंदी की 4 मिस कॉल देखकर आर्यन की सारी सुस्ती गायब हो जाती है। आर्यन कालिंदी को कॉल बैक करता है। कालिंदी तभी आर्यन को बताती है कि डेविड ने कल रात एक लड़की का मर्डर कर दिया है, जो द्वारका सेक्टर 4 में रहती थी। कालिंदी के मुंह से इतना सुनते ही आर्यन कांपने लगता है और उसके हाथ से फोन छूट जाता है, क्योंकि सिमरन भी उसी एरिया में रहती थी। मरने वाली लड़की कौन थी? कहीं वो सिमरन तो नहीं थी? जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम। अब तक हमने सुना कि आर्यन विक्रम के दिमाग की मेमोरी रीड करता है। आर्यन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर समर कातिल का नाम और उसका मकसद पता करने में कामयाब होता है, मगर उसी रात एक और लड़की का मर्डर हो जाता है। आर्यन ये सोचकर डर जाता है कि कहीं मरने वाली लड़की सिमरन तो नहीं। अब आगे। हड़बड़ाया सा आर्यन सिमरन को फोन मिलाता है।
तभी दूसरी साइड से सिमरन फोन उठाती है और आर्यन की हेलो सुने बिना ही जल्दबाजी में कहती है, आर्यन मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, हॉस्पिटल जाने के लिए ऑटो ढूंढ रही हूँ। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। सिमरन हॉस्पिटल जाने के लिए काफ़ी टाइम से ऑटो का वेट कर रही थी, लेकिन उसे कोई भी खाली ऑटो मिल नहीं रहा था। तभी सिमरन को एक ऑटो दिखाई देता है जो कि सिमरन के पास में आकर रुक जाता है। अरे मैडम, क्या सोचने लगी? कहाँ जाना है? बैठो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ऑटो वाले ने ऑटो की रेस देते हुए कहा, भैया जनकपुरी सी ब्लॉक चलो। सिमरन बिना ऑटो वाले को देखे अपने फ़ोन में पासवर्ड डालते हुए बोली। फिर रेस देकर ऑटो वाला ऑटो को आगे बढ़ाता है, जबकि सिमरन अपने कानों में ब्लूटूथ लगाकर गाने सुनने लगती है। सड़क पर दोनों तरफ से तेज़ रफ्तार से बाइक और गाड़ियां दौड़ रही थीं। तभी थोड़ी देर बाद सिमरन को एहसास हुआ कि वो ऑटो वाला उसे गलत रूट से लेकर जा रहा है। भैया, ये किस रूट से लेकर जा रहे हैं आप? सिमरन ने हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए कहा। मैडम, इस रूट से आप जल्दी पहुंच जाएंगी। ऑटो वाले ने ऑटो की रफ्तार को और तेज करते हुए कहा। तभी ऑटो वाला अचानक से ऑटो को एक सुनसान गली में मोड़ देता है, जहां से आगे का रास्ता जंगल की तरफ जा रहा था। सिमरन को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि ऑटो वाले की नीयत सही नहीं है। भैया ऑटो रोको, मुझे उतरना है। लेकिन ऑटो वाला सिमरन की एक नहीं सुनता और ऑटो को भगाना शुरू कर देता है। सिमरन चलते ऑटो से उतरने की कोशिश भी करती है, लेकिन ऑटो की रफ्तार तेज होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाती। रास्ता भी पूरी तरह से सुनसान था। इंसान का तो छोड़ो, सड़क पर कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। तभी ऑटो वाला अचानक से ब्रेक लगाता है और ऑटो को रोक देता है। इसके बाद वो पीछे मुड़ता है और धमकाते हुए कहता है, अपनी घड़ी, चेन, पर्स, मोबाइल सब मेरे हवाले कर दे। सिमरन उस आदमी को देखकर घबरा जाती है। तभी ऑटो के बाजू में एक बाइक रुकती है। उस बाइक को देखकर ऑटो वाला वहां से भाग जाता है। वो बाइक वाला इंसान अपना हेलमेट तभी उतारता है और फिर आर्यन को अपने सामने देखकर सिमरन की जान में जान आती है। इसके बाद सिमरन आर्यन को थैंक यू कहती है। अगर तुमने ऑटो में बैठते समय मुझे अपनी लाइव लोकेशन नहीं भेजी होती तो मैं क्या, शायद तुमको भगवान भी शैतान से नहीं बचा पाता। हाँ ठीक है, अब मुझे और मत डराओ, मैं पहले से ही डरी हुई हूँ, सिमरन ने बाइक पर पीछे बैठते हुए कहा। फिर आर्यन बाइक स्टार्ट करता है और आगे बढ़ जाता है। इधर शहर में चारों तरफ ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि शहर में कोई शख्स एक के बाद एक मर्डर करता जा रहा है और वो शख्स लड़कियों के लिए खासकर बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली के खाली हैं। वहीं दूसरी तरफ यशवर्धन समर, कालिंदी और आर्यन के साथ मीटिंग करता है और तीनों को चेतावनी देते हुए कड़क लहजे में कहता है, जल्द से जल्द कातिल का पता लगाओ। हमारी सुरक्षा समिति सवालों के घेरे में आ रही है। पहले विक्रम और ज्योति का मर्डर होता है और फिर कल रात हमारे ऑफिस की ट्रेनी का मर्डर हो जाता है, जो 1 सप्ताह पहले ही हमारी टीम की सदस्य बनी थी। कातिल से जुड़ा कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले मुझे रिपोर्ट करना। यशवर्धन ने अपनी भवें चढ़ाते हुए तेज आवाज में कहा। जी सर, समर ने अपना सिर झुकाते हुए धीमी आवाज में कहा। फिर यशवर्धन सिगरेट जलाते हुए वहां से चला जाता है। इस डेविड ने तो हम लोगों की नाक में दम कर रखा है। जिस दिन ये डेविड मेरे हाथ लग गया ना, उसका वो हाल करूंगा कि उसकी अगली 7 पुश्तें याद करेंगी, समर ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। सर, डेविड ज्यादा दिनों तक हमसे बच नहीं पाएगा, वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा, आर्यन ने विश्वास दिखाते हुए कहा। कातिल के बारे में सोच सोचकर आर्यन रात में ठीक से सो भी नहीं पाता, जिस वजह से आर्यन अगले दिन क्लासरूम में बेंच पर सिर रखकर सो जाता है। पूरी क्लास खाली थी, केवल क्लास में आर्यन ही था। तभी दरवाजे की तरफ से एक परछाई आर्यन की तरफ आते हुए दिखाई देती है, जिसके हाथ में भारी हथौड़े जैसा कोई हथियार था। परछाई आर्यन के नजदीक आती जाती है। आर्यन अब भी नींद में था। परछाई आर्यन के बिल्कुल करीब आ जाती है और तभी परछाई अपने हाथ में लिए हथौड़े को जोर से आर्यन के सिर पर मारती है, जिससे आर्यन के सिर से खून का फव्वारा बहने लगता है। तभी आर्यन की आंख खुलती है। वो देखता है कि क्लास के सभी लड़के लड़कियां जोर से हंस रहे हैं। प्रोफेसर आर्यन के सिर पर टपली मार रहे हैं। आर्यन सपने से बाहर आता है। कॉलेज में पढ़ने आते हो या सोने? प्रोफेसर ने आर्यन पर गुस्सा करते हुए कहा। सर, वो मैं, ये बकरी की तरह मैं क्या कर रहे हो? चलो क्लास से बाहर निकलो। तुम जैसे स्टूडेंट्स की वजह से क्लास का माहौल खराब होता है।
गेट आउट। आर्यन को भी कौन सी क्लास में बैठने की पड़ी थी, वो तो खुद ही पढ़ाई से दूर भागता है। आर्यन को अपने दादी की वजह से कॉलेज आना पड़ता है। आर्यन तभी अपनी किताबों को बैग में रखता है और बैग कंधे पर टांगते हुए मुंह से सीटी बजाते हुए बाहर चला जाता है। आर्यन अकेला कैंटीन में बैठा हुआ किसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी वहां रोशनी आती है। रोशनी ने रेड कलर का टॉप और ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट पहने हुए था। रोशनी वही लड़की है जिसको कुछ दिन पहले आर्यन ने रैगिंग से बचाया था। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? रोशनी ने मुस्कुराते हुए आर्यन से पूछा। श्योर, ये भी कोई पूछने की बात है, आर्यन ने भी मुस्कुराकर कहा। फिर रोशनी पास में ही पड़ी चेयर पर बैठ जाती है। आपकी तो क्लास चल रही है, तो आप यहाँ कैंटीन में क्या करना है? आर्यन से बात शुरू करने के लिए रोशनी के पास इससे बढ़िया और कोई सवाल नहीं था। मैं पढ़ने में नहीं, कुछ नया सीखने में यकीन करता हूँ, आर्यन ने शेखी मारते हुए कहा। ग्रेट, नाइस थॉट, रोशनी ने हल्के हाथों से क्लैप करते हुए कहा। क्लास तो तुम्हारी भी चल रही है, तुम यहाँ कैंटीन में कैसे? आर्यन ने अपने दोनों पैर हिलाते हुए कहा। जैसे आप यहाँ हैं, मैं भी उसी तरह यहाँ पर आई हूँ, रोशनी ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा। मैं समझा नहीं। जिस तरह से क्लास में सोने की वजह से आपको क्लास से बाहर भेज दिया गया है, मेरे साथ भी यही हुआ है। हमारी हरकतें एक दूसरे से मिलती हैं। रोशनी ये कहकर हंसने लगती है। तुम्हें कैसे पता कि मैं क्लास में सो रहा था? आर्यन ने अपने माथे को सिकोड़ते हुए कहा। रात में नींद ना पूरी होने की वजह से आपकी आंखें लाल हो रखी हैं। यार, तुमको तो डिटेक्टिव होना चाहिए। डिटेक्टिव से याद आया कि शहर में आए दिन हो रही हत्याओं के पीछे कौन हो सकता है, इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास? रोशनी ने उत्सुकता के साथ पूछा। यह सुनकर आर्यन रोशनी को कातिल के बारे में कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो फिर रुक जाता है, क्योंकि आर्यन लड़कियों के सवाल पूछने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ था। लड़कियां एक सवाल पूरा होते ही दूसरा सवाल दाग देती हैं और फिर घूम फिर कर अपने ही बारे में बात करना शुरू कर देती हैं। तभी आर्यन का फोन बजता है। कॉल आर्यन की दादी का है। उसे देखकर आर्यन थोड़ा आगे आकर कॉल रिसीव करने के लिए ग्रीन बटन दबाने वाला ही होता है कि तभी अचानक से आर्यन के सिर पर पीछे से कोई नुकीली चीज लगती है, जिससे आर्यन की चीख निकल जाती है। कौन है? आर्यन का दिमाग झंझना जाता है। उसे सिर में तेज दर्द का एहसास होता है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। उसके पीछे कोई नहीं होता। तभी आर्यन की नजर आसमान की तरफ पड़ती है। वो देखता है कि एक विशाल काले भूरे रंग की चील आर्यन की तरफ फिर से बढ़ रही होती है। अगर इस चील ने एक बार और अपनी चोंच मेरे सिर पर गड़ा दी ना, तो मैं तो गया काम से। लेकिन इस चील को मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? मैंने कब इसका घोंसला उजाड़ दिया? आर्यन अपने आप से बुदबुदाए जा रहा था, मगर तभी चील तेजी से नीचे की तरफ आती है। आर्यन घबराकर भागता है और बाथरूम में अपने आप को बंद कर लेता है। वो चील भी बाथरूम के आसपास ही मंडरा रही थी और अजीब सी आवाजें निकाली जा रही थी, जैसे कोई योद्धा जंग में अपने दुश्मन को ललकारता है। आर्यन बाथरूम में ऊपर की तरफ बने होल से चील पर नजर रखे हुए था। फिर थोड़ी देर बाद चील की आवाजें सुनाई देना बंद हो जाती हैं। आर्यन धीरे से बाथरूम का दरवाजा तभी खोलता है और इधर उधर देखकर बाथरूम से दबे पांव बाहर आता है। मगर फिर जैसे ही आर्यन आसमान की तरफ देखता है तो वो पाता है कि वो चील तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। आर्यन के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो तेजी से दूसरी तरफ भागता है, मगर जमीन पर गिर जाता है। आर्यन के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। चील उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है और वो जैसे ही अपनी चोंच आर्यन के बदन पर गड़ाने को होती है, ठीक उसी टाइम आर्यन कसकर चील का मुंह पकड़ लेता है। वो चील फड़फड़ाना शुरू कर देती है और उड़ने की कोशिश करती है, और फिर चील के फड़फड़ाने की वजह से आर्यन के हाथों की पकड़ ढीली पड़ जाती है और वो चील आसमान की तरफ उड़ जाती है। आर्यन चील को आसमान में उड़ते हुए देखे जा रहा था। आज तो मैंने अपनी मौत को काफी करीब से देख लिया, आर्यन ने अपने कपड़ों की धूल झाड़ते हुए कहा। फिर रात में आर्यन अपने रूम में आईने के सामने खड़े होकर अपने सिर के जख्मों पर दवा लगाता है। आई, मर गया। ये दवा कितनी जलन कर रही है। आर्यन ने दर्द से कराहते हुए कहा। कॉलेज में बाकी सबको छोड़कर उस चील ने मुझ पर ही हमला क्यों किया?
वो सोच ही रहा होता है कि तभी समर का कॉल आता है। आर्यन फोन स्पीकर पर कर लेता है। आर्यन, तुम्हारी तीसरी टास्क को पूरा करने का समय आ गया है। डेविड जैसे शैतान को ढूंढकर मारना ही तुम्हारा अगला टास्क है। लेकिन याद रहे, इस टास्क में तुम्हारा सामना 3rd लेवल पार कर चुके शैतान से है, जो अनुभव में तुमसे कहीं ज्यादा है। सो बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद फोन से बीप बीप की साउंड आने लगती है। इसका मतलब समर ने कॉल कट कर दिया है। कॉल कट होते ही आर्यन बेड पर खामोशी से बैठ जाता है। अभिषेक मैं खतरों से नहीं डरता, बस एक बार तुम्हारी सलामती के बारे में कोई खबर मिल जाए, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए किसी भी बड़े से बड़े खतरे का सामना कर सकता हूं, आर्यन ने हताश होते हुए कहा। आर्यन चुपचाप सिर झुकाए अपना माथा पकड़े हुए बेड पर ही बैठा हुआ था। तभी उसके सिर पर एक हाथ आता है, मगर फिर आर्यन सिर ऊपर उठाकर जैसे ही देखता है तो वो एकदम से सन्न रह जाता है। तुम? मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा? आर्यन ने अपने आप को चूटी काटते हुए कहा। सामने से तभी आवाज आई, नहीं आर्यन, ये सपना नहीं, हकीकत है। तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई अभिषेक ही खड़ा है। आर्यन को अपने कानों पर और अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी वो अपनी आंखों से देख रहा है और कानों से सुन रहा है, क्या वो सब सही है? क्या वाकई में अभिषेक वापस आ गया है या आर्यन के साथ कोई छलावा कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अब तक हमने सुना कि कॉलेज में एक चील आर्यन पर जानलेवा हमला करती है। बड़ी मुश्किल से आर्यन अपने आप को उस चील से बचाता है। उसके बाद डेविड को पकड़ना ही आर्यन का 3rd लेवल टास्क बन जाता है। तभी अचानक से अभिषेक आर्यन के सामने वापस लौट आता है। अब आगे। यूं अभिषेक को अपने सामने देखकर आर्यन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो अभिषेक को झट से गले लगा लेता है। भाई, ऐसे बिना बताए कहाँ गायब हो गया था? सब लोग कितना परेशान हो रहे थे, लेकिन अब तू आ गया है, अब सब सही हो जाएगा। हाँ, आर्यन ने इमोशनल होते हुए कहा। ज्यादा सेंटी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक मिशन पर गया था, या यूं कहूं कि मैं अब भी मिशन पर ही हूं। मिशन के बारे में तो मैं तुझे ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन तेरी याद बहुत आ रही थी, सो तुझसे मिलने चला आया। अच्छा ये बता, सिमरन कैसी है? अभिषेक ने आर्यन को अपने से दूर करते हुए कहा। वो भी ठीक है, बस दिन रात भगवान से तेरे सकुशल वापस लौटने की प्रार्थना करती रहती है। जब सिमरन को तेरे आने की बात पता चलेगी तो देखना, वो बहुत खुश हो जाएगी। चल तुझे दादी से मिलवाता हूँ, वो भी तुझे लेकर अक्सर परेशान रहती थी। आर्यन ने अभिषेक का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ ले जाते हुए कहा। अरे अरे आर्यन, कहाँ ले जा रहा है? मेरी बात तो सुन। अभिषेक ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। मैंने कहा ना, मैं भी मिशन पर हूं, दादी से नहीं मिल सकता। और हाँ, मेरे बारे में सिमरन को छोड़कर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां तुझसे मिलने गुपचुप तरीके से आया हूं। ठीक है, समझ गया ना? अभिषेक ने आर्यन के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सिर्फ सिमरन को छोड़कर। आर्यन ने अभिषेक का हाथ पकड़ते हुए कहा। गुड। अच्छा, फ्रिज में कुछ खाने का रखा है क्या? बड़ी जोर की भूख लग रही है। अभिषेक ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। दादी ने अंडा करी बनाई थी, शायद वही फ्रिज में रखी हो। आर्यन ने कहा। तो सोच क्या रहा है, जा फट से लेकर आ, अभिषेक ने कहा। आर्यन पहले अभिषेक की तरफ एक नजर देखता है और फिर कहता है, तू मजाक कर रहा है ना? भाई, यहां मेरे से खाली पेट सीधे खड़ा नहीं हुआ जा रहा और तू मजाक करने की बात कर रहा है। लेकिन तुझे तो अंडे शब्द से ही नफरत है बचपन से। जब तेरे मैथ्स में 0 आते थे तो बच्चे तुझे अंडा अंडा कहकर पुकारते थे और फिर तू बुरी तरह चिढ़ जाता था। वो बचपन की बात थी, अब तो मैं बड़ा हो गया हूं ना। और वैसे भी जब से मैं मिशन पर निकला हूं, काफी बदल गया हूं। हाँ, अभिषेक ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। इस तरह से इंसान की आवाज अक्सर तभी लड़खड़ाती है जब इंसान को अपना कोई राज खुलने का डर होता है। अभिषेक को आर्यन के सामने अपना क्या राज खुलने का डर था? अगली सुबह अभिषेक और आर्यन सिमरन के घर के पास वाले मंदिर में उसका इंतजार कर रहे थे। मंदिर में ज्यादा लोग नहीं थे, इसी वजह से अभिषेक ने सिमरन से मिलने के लिए मंदिर को चुना था।
मंदिर का माहौल एकदम से शांत था। अगर कुछ आवाज़ें आ भी रही थी तो वो मंदिर में लगे घंटों के बजने की थीं। तूने सिमरन को मिलने की जगह तो सही बताई थी ना? वो अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे किसी का इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं। अभिषेक ने आर्यन पर गुस्सा होते हुए कहा। भाई गुस्सा मत कर, सिमरन आती ही होगी। लड़कियों को तो तू जानता ही है, जितने टाइम में 10 लड़के तैयार होते हैं ना, उतने टाइम में तो लड़कियां सिर्फ अपने ड्रेस का कलर डिसाइड कर पाती हैं। तुझे हंसी नहीं आई? मैंने कितना अच्छा जोक सुनाया। आर्यन ने अभिषेक की तरफ देखते हुए कहा। हालांकि अभिषेक का ध्यान आर्यन की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। वो बस गेट की तरफ देखे जा रहा था जहां से सिमरन को आना था। तभी सामने से अपने बालों को खोले सिमरन आती हुई दिखाई देती है। सिमरन ने पिंक कलर का सूट पहन रखा था। सिमरन आज कुछ अलग से सज कर आई थी। आखिर आए भी क्यों ना, आज कितने दिनों बाद अचानक से अभिषेक से जो मिल रही थी। आंखों में सिमरन ने हल्का हल्का काजल लगा रखा था, जिसकी वजह से उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी ज्यादा सुंदर दिख रही थीं। सिमरन के पास आते ही अभिषेक उसको टकटकी लगाए देखे जा रहा था, लेकिन अभिषेक की आंखों में सिमरन के लिए प्यार कम और वासना ज्यादा नजर आ रही थी। अरे यार, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से निहार लियो तो अंदर माता रानी के दर्शन करने चलें। क्या पता कब पंडित जी पट बंद करके चले जाएं। चलो, आर्यन ने थोड़ा झल्लाकर कहा। हाँ, आर्यन कह तो सही रहा है, चलो पहले माता रानी के दर्शन कर लेते हैं, सिमरन ने अभिषेक से नजर हटाते हुए कहा। फिर तीनों लोग अंदर मैया के दर्शन करने आ जाते हैं। सामने एक दुर्गा माँ की विशाल मूर्ति लगी हुई थी। दुर्गा माँ के एक हाथ में बड़ा सा त्रिशूल लगा हुआ था। तीनों दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेने आगे बढ़ते हैं, मगर अभिषेक जैसे ही दुर्गा माँ की मूर्ति के पास जाता है और उनके पैरों को छूने के लिए झुकता है, तभी दुर्गा माँ के हाथ में लगा त्रिशूल उनके हाथ में से छूटकर अभिषेक की पीठ की तरफ गिरने को होता है। मगर तभी आर्यन की नज़र त्रिशूल पर पड़ती है, जो अभिषेक की पीठ में बस घुसने ही वाला होता है। आर्यन फौरन ही त्रिशूल को तभी अपने हाथ में ले लेता है और त्रिशूल पंडित जी को दे देता है। पंडित जी और वहां मौजूद लोग ये नज़ारा देखकर घबरा जाते हैं, मगर तभी अभिषेक जहां खड़ा हुआ था वहां की जमीन धंसना शुरू हो जाती है। मंदिर में लगे घंटे खुद ब खुद बजने लगते हैं, मानो जैसे घंटों की आवाज चीख चीख कर कहना चाह रही हो कि मंदिर में शैतान घुस आया है, उसे बाहर निकालो। मंदिर का ऐसा नज़ारा देखकर आर्यन, अभिषेक और सिमरन मंदिर से बाहर निकल आते हैं। भाई अभिषेक, मंदिर में ये सब क्या हो रहा था? ऐसा क्यों लग रहा था जैसे तेरे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी हो? अभिषेक इस सवाल से थोड़ा हड़बड़ा जाता है। अरे वो मैं शायद गेम के अंदर कई लाशों के बीच में से होकर आया हूँ ना, तो हो सकता है कि उन लाशों में से किसी बुरी आत्मा की एनर्जी अभी भी मेरे आसपास हो, अभिषेक जवाब देते हुए कहता है। सिमरन इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। वो सिर्फ अभिषेक की वापस आने की खुशी को जीना चाहती थी। इसलिए उसने कहा कि ये बातें छोड़ो और चलो यहाँ से, मुझे यहाँ सही नहीं लग रहा है। फिर सिमरन और अभिषेक को छोड़कर आर्यन कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है और यहाँ कॉलेज के गेट के सामने एक लग्जरी कार आकर रुकती है। गेट के आसपास खड़े लड़के लड़कियां गाड़ी की तरफ टकटकी लगाए ऐसे देखे जा रहे थे जैसे ये सब उस कार में से उतरने वाले शख्स को देखने के लिए लालायित हों। फिर थोड़ी देर बाद कार का शीशा खुलता है। कार के अंदर से निकलने वाले शख्स को देखकर सभी लड़के लड़कियां अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। तभी उस भीड़ में से एक लड़का कहता है, अरे ये तो रोशनी है। रोशनी इतनी महंगी गाड़ी में? जिस लड़की के पास ऑटो के पैसे नहीं होते थे, वो लड़की आज लाखों की कार में बैठकर कॉलेज आई है। वहां आपस में इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। जिसका जितना दिमाग रोशनी को लेकर चला, उसने उतना चलाया। फिर रोशनी गाड़ी से उतरकर सीधे कॉलेज के मेन गेट से होकर अपनी क्लास की तरफ जाती है। कॉलेज की कैंटीन में बैठे कुछ लड़के लड़कियां आपस में बात कर रहे थे। अरे यार, रोशनी पैदल आ रही होगी तो गाड़ी वाले को उस पर तरस आ गया होगा, सो उसने उसे कॉलेज तक लिफ्ट दे दी होगी। हाँ, ग्रुप में से एक लड़के ने कहा। नहीं यार, आज के ज़माने में लोगों के पास इतना फालतू का टाइम कहाँ है जो लोगों को लिफ्ट देते फिरें। तुरंत दूसरे लड़के ने कहा। ये सुनकर ग्रुप में बैठे सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। कहीं वो गाड़ी वाला रोशनी का बॉयफ्रेंड तो नहीं था? ग्रुप में से एक लड़की ने नाक मुंह सिकोड़ कर कहा। अरे यार छोड़ो ना, हमें क्या करना, रोशनी की अपनी पर्सनल लाइफ है। दूसरी तरफ आर्यन कॉलेज कैंपस में घूम रहा होता है। तभी उसकी नज़र कॉलेज के मेन गेट पर पड़ती है, जहां रोशनी एक लंबे से आदमी से हंस हंस कर बात कर रही होती है।
उस आदमी ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। वो आदमी रोशनी को एक महंगा फ़ोन देता है। रोशनी हंसकर वो फ़ोन अपने बैग में रख लेती है और वो आदमी रोशनी को गले लगाकर वहाँ से निकल जाता है। रोशनी फिर जैसे ही मुड़ती है तो सामने आर्यन खड़ा हुआ था। आर्यन को ऐसे अचानक अपने सामने पाकर रोशनी सकपका जाती है। आर्यन, जिसके चेहरे के भाव से लग रहा था कि रोशनी को लेकर उसके मन में सवालों की सुनामी चल रही हो। कौन था ये? आर्यन ने किसी डिटेक्टिव की तरह सवाल किया। कोई नहीं, बस ऐसे ही एक फ्रेंड था, रोशनी ने अपने बैग को संभालते हुए कहा। रोशनी अपने इस दोस्त के बारे में आर्यन को कुछ ज्यादा बताना नहीं चाहती और वहां से जाने लगती है। रोशनी, वैसे तो मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन तुम अभी इस शहर में नई हो, तो एक दोस्त होने के नाते तुमको एक एडवाइस दूंगा कि किसी भी अजनबी पर भरोसा करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लेना ज़रूरी होता है। शहर के माहौल के बारे में तो तुमको पता ही है, आर्यन ने रोशनी को चेतावनी भरे लहजे में कहा। मगर फिर रोशनी वहाँ से ऐसे चली जाती है जैसे उसने आर्यन की बातें सुनी ही ना हों। यहाँ घर पर अभिषेक आर्यन के कमरे में दरवाज़ा बंद करके सो रहा था। तभी वो अचानक से उठकर बैठ जाता है और रूम को चारों तरफ से देखने लगता है, जैसे उसकी नज़रें किसी चीज़ को ढूंढ रही हों। वो बेड से उठता है और आर्यन की अलमारी को खोलकर उसे खंगालने लगता है, जिसमें उसे आर्यन के कपड़ों के सिवाय कुछ और नहीं मिलता। अभिषेक अलमारी को बंद कर देता है। फिर उसकी नज़र टेबल पर रखे आर्यन के लैपटॉप पर जाती है। वो तुरंत उस लैपटॉप को ऑन करता है। आर्यन ने अपने लैपटॉप में पासवर्ड नहीं डाला था, क्योंकि उसके कमरे में उसके अलावा कोई आता जाता नहीं था। अभिषेक बारी बारी से लैपटॉप में सेव हर फाइल को चेक कर रहा था। अभिषेक के व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि वो आर्यन के पास किसी खास मकसद से आया है, न कि उससे मिलने। तभी अभिषेक को बाहर से आर्यन की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो फौरन लैपटॉप को बंद करके ऐसे लेट जाता है जैसे वो कितनी देर से सो रहा हो। आर्यन फिर रूम की दूसरी चाबी से अपने रूम का लॉक खोलकर अंदर आता है। रूम की एक चाबी आर्यन ने अभिषेक को दे रखी थी। आर्यन देखता है कि अभिषेक बेड पर सोया हुआ होता है। आर्यन अपना बैग टेबल पर रखता है, मगर तभी उसकी नज़र उसके लैपटॉप पर पड़ती है। लैपटॉप ऐसे ही रखा था। अभिषेक जल्दी जल्दी में लैपटॉप को फोल्ड करना भूल जाता है। आर्यन तभी तुरंत अभिषेक की तरफ देखता है और फिर लैपटॉप की तरफ। फिर थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद आर्यन लैपटॉप को फोल्ड करके अपने रूम में अटैच बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। ऐसा नहीं था कि आर्यन अभिषेक में आए बदलाव को नोटिस नहीं कर रहा था। उसकी नज़र में सब था, लेकिन अभी आर्यन कुछ सोचकर खामोश था। अगले दिन दोपहर का समय था। आर्यन को आज एक रिपोर्ट बनाकर समर को भेजनी थी, इसीलिए वो आज कॉलेज नहीं गया था। अभिषेक भी कुछ अर्जेंट काम है आर्यन से बोलकर बाहर गया हुआ था। तभी आर्यन का फ़ोन बजता है। फ़ोन आर्यन के एक कॉलेज फ्रेंड का था, जो आर्यन को एक ऐसी खबर देता है जिसे सुनने के बाद आर्यन एकदम से सन्न रह जाता है। उसके हाथों और पैरों में कपकपी होनी शुरू हो जाती है। आखिर आर्यन को उसका कॉलेज फ्रेंड ऐसी क्या खबर देता है जिसे सुनने के बाद आर्यन दंग रह जाता है। जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।